चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हमारे सामने एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ है। मतलब यहां पर आप मान लो ऐसा कुछ है, इसके अंदर पूरा मटेरियल है। ये ठीक है, ये पूरा मटेरियल है इसके अंदर, और अंदर में एयर है। ठीक है, तो ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है। ठीक है, मतलब जहां भी मटेरियल रहेगा ना, यहां पर मटेरियल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। यहां पर जीरो नहीं होगा, तो आप इसको जो भी चार्ज दोगे ना, आप इसको अगर चार्ज दोगे, कहीं पर भी दोगे, मान लो बाहर से दे रहे हो, चाहे इसके अंदर चार्ज दिए, तो ये सारा चार्ज कहां आ जाता है? सरफेस पे। चार्ज कहां रिसाइड करता है? सरफेस पे। सरफेस पे क्या रिसाइड करेगा? चार्ज रिसाइड करेगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा सवाल तुम लोग से ये है, बताओ, कंडक्टर का सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल क्यों होता है? कंडक्टर का पूरा सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल। क्यों? मतलब यहां अगर पोटेंशियल 10 है, मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल अगर 10 है, तो यहां भी पोटेंशियल कितना होगा? 10। अगर भाई कॉमन सेंस से अगर पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, तो हम बाजार से ये कंडक्टर खरीद के लाएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो हम एक बल्ब को यहां कनेक्ट कर देंगे, तब तो ये बल्ब जलने लगेगा ना अपने आप। तो इसलिए याद रखना, कंडक्टर का पूरा सरफेस, कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, कैसा भी शेप हो कंडक्टर का, लेकिन वो उसका सरफेस कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल कंडक्टर का क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। दिख रहा है तुम लोग को? बोर्ड नहीं दिख रहा है? ये वाला बंद कर दो। ठीक है, अभी देखिए, मैं अपने को कंडक्टर पढ़ा रहा हूं। कंडक्टर में हम ये जान गए कि कोई भी चार्ज अगर हम कंडक्टर को देते हैं, तो चार्ज कहां पर आ जाता है बताइए? सरफेस पे आ जाता है। जो भी सरफेस पे चार्ज आता है, इसके कारण इस कंडक्टर में पोटेंशियल जो बनेगा, वो पोटेंशियल कैसा होगा? कैसा पोटेंशियल होगा? इक्वी पोटेंशियल होगा। इसका कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर कोई भी कंडक्टर के दो टर्मिनल्स को अगर हम जोड़ करके बल्ब को जलाना चाहेंगे, तो अपने आप कंडक्टर से तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब तब जलेगा जब यहां और यहां का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो चार्ज फ्लो करेगा और ये बल्ब जलेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल, कैसा भी शेप का हो। पहला पॉइंट, जहां भी मटेरियल रहेगा, जहां भी सॉलिड पार्ट रहेगा, उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ? जीरो। यहां पर एयर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हो सकता है, चाहे नहीं भी हो सकता है। किसी भी लोहे, जैसे मान लो एक रॉड है, जैसे एक कार है, तो कार का ये सॉलिड बॉडी है,
तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पूरा सॉलिड है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। और जो भी चार्ज आप देते हो किसी कंडक्टर को, जो भी चार्ज आप देते हो वो कहां पर आ जाता है? सरफेस पे आता, अंदर में नहीं रहता है। अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता, सरफेस पे आ जाता जब आप कंडक्टर को कोई चार्ज देते हो। तो जो आप देते हो वो आता है, अंदर का चार्ज अपने आप बाहर नहीं आता है, ठीक है ना। और सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बाहर नहीं आते हैं। अगर अपने आप बाहर आने लगते तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने तुमको ये पढ़ा रखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तुम लास्ट बेंच में चले जाओ तो उठ करके, तुमको बोल रहा हूं उठ के लास्ट में जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर से पास नहीं होता है, ठीक है। ये सही लिखा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर के अंदर 90 डिग्री से ज्यादा में इंटर करता है? नहीं करता भाई। अभी तो बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसा एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इससे पास होगा तो इस तरह से नहीं होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है। यहां से सीधा गया तो सीधा अंदर जाएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये सॉलिड है तो मैंने तुमको क्या बताया कि जहां भी मटेरियल होगा, जहां भी मटेरियल होगा उसके अंदर मटेरियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लेना? जीरो, ठीक है। अब देखिए एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो क्या होता है कि इसके अंदर तो बहुत सारे चार्ज होते हैं, फ्री चार्ज इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को रखेंगे तो इसके अंदर चार्ज इंड्यूस होता है। कैसे इंड्यूस होता है? देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसे जा रहा है, तो इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो एक साइड आ जाएगा, इस साइड, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड। तो ई नोट हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, इसके कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। थोड़े टाइम के बाद ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या हो जाता है? जीरो। ये कंडक्टर का बिहेवियर है। कहने का मतलब, अगर मान लो बारिश आ रही है, तुम कार के अंदर बैठे हो, ठीक है, बिजली चमकी ऐसे, तो तुम अगर कार के अंदर हो तो कभी भी तुमको करंट नहीं लगेगा, बिजली नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये है क्या? ये है क्या? कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस, अगर वो सॉलिड कंडक्टर है तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? बोलिए, जीरो। आप इसके अंदर जानते हो फ्री चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो एक साइड माइनस हो जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, थोड़ी देर में ये दोनों बराबर हो जाएगा, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना आएगा बताइए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना आ जाएगा थोड़ी देर के बाद? जीरो। तो एक्चुअली में ई इंड्यूस कितना हुआ? इंड्यूस कितना होगा? माइनस ऑफ ई सप्लाइड। क्योंकि देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज तो इनफाइनाइट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो यहां पर बहुत सारे चार्जेस
इधर उधर सेपरेट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर में बना लेंगे, तुरंत नहीं बनाएंगे, लेकिन ये इंस्टेंट होता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तभी तो बारिश के दिनों में या बिजली जब भी चमक रही है, ऐसा कड़क रही है, तो तुम अगर किसी वायर के नीचे भी खड़े हो जाओगे ना, इलेक्ट्रिक लाइंस जहां है उस खंभे के नीचे भी खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर बिजली कभी नहीं गिरेगा। ऐसे ग्राउंड में रहने से बिजली ऊपर से अर्थिंग हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, चार्जेस अपोजिट क्रिएट हो जाते हैं। यहां है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो यहां आप देख रहे हो ये कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, इसके अंदर पूरा एकदम सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है। अगर आप इसमें कोई चार्ज अगर आप दोगे, किसी तरह से इसको चार्ज आप दोगे, तो चार्ज पहली बात कहां आएगा बताइए, इस पे अगर आप चार्ज दोगे तो अंदर तो रहेगा नहीं, चार्ज कहां आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे भी आएगा तो कहां पर ज्यादा रहेगा, जहां रेडियस कम बनता है ना, जहां रेडियस कम बनता है वहां चार्जेस ज्यादा एकुमुलेट होते हैं। तभी तो हमारे घर के ऊपर देखना ऐसे करके लगाते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, बड़े बड़े घर की जो बिल्डिंग होती है उसके टावर पे देखना ऐसे करके त्रिशूल लगाते हैं, ऐसे क्यों लगाते हैं ऐसा, वो भगवान भगवान का नहीं, ऐसा ठीक है कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका ये पॉइंटेड एरिया है, जो भी बिजली आएगा इसमें चार्ज रहेगा, ये चार्ज यहाँ एकुमुलेट तुरंत हो जाएगा और तुरंत ग्राउंड पे चला जाएगा, ये कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, अर्थिंग हो जाएगा, तो ये कंक्रीट में हमारे घर के स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर इस तरह से दिया, चार्जेस तो हर जगह होंगे, सभी जगह इक्वी पोटेंशियल होगा, ऐसा नहीं है कि यहां का पोटेंशियल अलग है, यहां का पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल इक्वी है, इक्वी पोटेंशियल है, लेकिन चार्जेस ज्यादा कहां होंगे, जहां रेडियस कम होगा, रेडियस कम सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो आप देख सकते हो यहां पर रेडियस कम है, दिख रहा है आपको, ये रेडियस दिखे, ये रेडियस, इसका रेडियस अगर देखेंगे तो एक सर्कल बना लो, इस पार्ट का रेडियस देखोगे तो ऐसे बना लो, ठीक है, तो रेडियस कम, चार्जेस ज्यादा। इक्वी पोटेंशियल मतलब अगर तुम यहां से एक बल्ब को जलाने की कोशिश करोगे तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा भाई। बाजार में जाकर के तुम कंडक्टर थोड़ी खरीदते हो, बाजार में अगर तुम जाओगे बोलोगे कि मुझे एक सेल दीजिए जिसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, कंडक्टर का सरफेस में हमेशा इक्वी पोटेंशियल होता है, कोई भी कंडक्टर को तुम चार्ज दोगे कैसा भी शेप का है, उस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहता तो आप एक वायर से कनेक्ट करते बल्ब, एक वायर से कनेक्ट करते दूसरे साइड, बल्ब अपने आप जलता है, ऐसा फ्री में थोड़ी होता है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या बताया, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, जीरो। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक सेल का क्वेश्चन है, इसको लिखिए और बनाने का कोशिश करिए। ये सेल है, ये सेल है, ये पॉइंट O है, इसके सेल के ऊपर चार्ज Q है और इसका रेडियस R है। ये दूसरा सेल है, इसके ऊपर चार्ज 3Q है और इसका रेडियस 2R है। आपको निकालना पोटेंशियल कहां कहां, A पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे और B पॉइंट पे। पोटेंशियल निकाल करके दिखाओ। ये कॉन्सेंट्रिक सेल है, अंदर में क्या है, एयर, ठीक, इसके अंदर में इधर भी क्या है, एयर। ये सॉलिड नहीं बोला, शेल है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं बताऊंगा। चलो बताए, देखो पोटेंशियल A पॉइंट पे क्या होगा, बताओ। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है,
ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा किसके किसके कारण होगा, थोड़ा सोच के बताओ तो। ये चार्ज के कारण होगा, ये चार्ज के कारण होगा, चार्ज के कारण ही तो पोटेंशियल होता है ना। तो बताओ मुझे, ये इस सेल के ऊपर चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई क्या, कौन सा आर, सिंगल आर, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हुआ। तो ये इसके कारण हुआ, इसके कारण भी पोटेंशियल अंदर में होगा, पोटेंशियल तो दोनों के कारण होगा, चार्ज के कारण होगा। तो बताओ इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, प्लस के, बोलो 3Q बाई, इसका रेडियस कितना है। तो अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर मैं इस सेल की बात करता हूं तो इसके अंदर का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैं इस सेल की बात करता हूं तो इसके अंदर का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और वो कितना होगा, जितना सरफेस पे होता है। तो बताइए सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, के क्यू बाई 2R, किसका रेडियस तो 2R है। चलिए अब बात करते हैं कहां पर, बी पॉइंट पे। बताओ बी पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, इसके कारण और इसके कारण। क्या लिखोगे बोलो, के, कौन सा चार्ज, क्यू, कौन सा डिस्टेंस। अभी देखो ये अंदर है, ये यहां पर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, देखो इधर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ओबी, ओबी प्लस के, बताओ कौन सा चार्ज, 3Q, कौन सा रेडियस, अंदर में हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम, दैट इज 2R। सी का बताओ, सी पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा, इसके कारण यहां पर और इसके कारण यहां पर। तो बोलो के क्यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, लिखा नहीं है ना आर और कुछ, हाँ यहां से यहां लिखा हुआ 2R, तो 2R लिख सकते हो, पर मैं लिख दूंगा 2R, ठीक है। और यहां क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, ये कौन सा चार्ज है, अरे 3Q है ना, और अंदर में या सरफेस में भी उतना ही होता है। लास्ट में आ जाओ, डी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, डी पॉइंट का पोटेंशियल के, कौन सा चार्ज लेंगे बताओ, ये चार्ज के क्यू बाई कौन सा डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान से देखो यहां से लेकर के यहां तक ओडी, प्लस के, कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज 3Q, इसका भी डिस्टेंस कहां से लोगे, सेंटर से लेते हैं, डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ओडी। अब ये दिया नहीं है तो मैंने ओडी लिख दिया, हो गया। अर्थिंग पढ़ाने के लिए ये जानना चाहिए, ये नहीं जानोगे तो अर्थिंग नहीं समझ में आया। तो ये बेसिक क्वेश्चन हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते तो इसी क्वेश्चन को मैं बोलता है, ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, नहीं होता। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, सी पॉइंट पे भी होता, बाहर में तो होगा ही ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन, अभी है, तो मैं आगे करूं या तुम लोग लिखोगे इसको, भूल जाओगे, लिख लो। वो भी हमको पता नहीं है तो मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे निकालते करें नेक्स्ट। अब देखो
यहां पर एक शेल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, और ये भी एक शेल है, इसका रेडियस है आर और इस पे चार्ज है क्यू, इसका रेडियस है 2r और इस पे चार्ज है 3q। अभी स्विच ओपन है, जब इसको क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, दोनों पे चार्ज कितना होगा? नहीं, दोनों का साइज अलग अलग है, तो जो चार्ज रहेगा ना, चार्ज की कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी साइज पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम मैं अगर ए लिखता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं बी लिखता हूं, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट बी। चलो बताओ कितना चार्ज होगा, मान लो इस पे चार्ज 3q है, इस पे q है, तो टोटल चार्ज मैं मान रहा हूं, मान लो इस पे चार्ज हो गया x, पता नहीं है, मैंने क्या बोला, इस पे चार्ज क्या हो गया x, तो इस पे कितना होगा, दोनों मिला दो, 4q माइनस एक्स। क्या तुमको ये चीज समझ में आया? दोनों मिला करके 4 है, तो इसमें मान लो x है, तो x इसमें खत्म हो गया, तो बचा कितना, 4q में से उस पे चार्ज कितना बचेगा, दोनों मिला करके 4q हो गया, वायर से जोड़ दिए, तो टोटल चार्ज कितना है, 4q। तो 4q में से मैं बोल रहा हूं इसमें मुझे पता नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं कि इस पे चार्ज हो गया x, तो इस पे कितना हो जाएगा, 4q माइनस एक्स। अब बताओ, हमें इस पॉइंट पे इस चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखना है, ये चार्ज है, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये क्या है, चार्ज है। तो बताओ पोटेंशियल ए का क्या लिखेंगे, के क्यू बाई, इसका रेडियस कितना है, आर, दिस इज इक्वल टू, इसका क्या लिखेंगे बताओ, के 4q माइनस एक्स अपॉन 2। चलो बताओ एक्स कितना आया, चार्ज बताओ, पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज सेम नहीं होगा भाई, बता दे रहे, दो चीज को जोड़ने से चार्ज सेम होता है, सेम शेप और साइज रहेगा तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, तो दोनों में बराबर नहीं होता है, दोनों सेम साइज के रहते हैं, टच कराने से बराबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको, बताओ एक्स कितना आया। कितना आया एक्स, एक्स कितना आएगा बताइए, 4q माइनस एक्स, यहां 2 हो जाएगा, 2 इधर हो गया, तो ये 3x इज इक्वल टू 4q, देन व्हाट इज x, x आएगा हमारा 4q बाई 3, और इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4q बाई 3 कितना हो जाता है, समझ गए ना, चार्ज सेम नहीं होता, क्या सेम होता है, पोटेंशियल। ठीक है ना, हमने इसको x मान लिया, इसका हमने चार्ज ये मान लिया, तो x निकलेगा ये। करें नेक्स्ट। अब टॉपिक है अर्थिंग का। ठीक है, तो अर्थिंग में हम क्या जानते हैं, किसी कंडक्टर को, ये कंडक्टर है, अगर इसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं तो चार्ज जीरो नहीं होता इसका पोटेंशियल क्या होता है, याद रखना, चार्ज इज नॉट जीरो, बट पोटेंशियल एट ए पॉइंट का पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि इसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो। ठीक है, अर्थिंग में यही है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं अर्थिंग में। ये क्वेश्चन लिखो, कॉन्सेंट्रिक सेल है, इसके अंदर ये पूरा खाली है, यहां पर मटेरियल नहीं है, नो मटेरियल, समझ में आता है, नो मटेरियल, खाली है, एक के अंदर दूसरा है। चलो बताओ, क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, अंदर वाले को अर्थिंग कर देंगे।
तो जब अर्थिंग कर देंगे तो उसमें चार्ज कितना रहेगा? अर्थिंग का सिंबल, अभी देखो स्विच ऑन है, स्विच को जब क्लोज कर देंगे तो अर्थिंग हो जाएगा, और जब अर्थिंग हो जाएगा तो इस पे चार्ज जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल जीरो होगा। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? इसके कारण पोटेंशियल होगा, इसके कारण पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड करके जीरो कर दो, आंसर आ गया। इस पे चार्ज एक्स मान लो, पता नहीं है कितना तो क्या मान लेंगे, एक्स। तो क्वेश्चन लिखो ना, मैं सॉल्व करा दूंगा। तुम दोनों को दूर करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, वैसे ही अकेले बैठो तुम, खुद तो पढ़ लेती है। बताओ आंसर, बताओ इसका आंसर। चलो मैं बताता हूं, देखो जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, ये दोनों कनेक्ट हो गए। जैसे ही कनेक्ट हो गए तो इस पे चार्ज क्यों नहीं है, इस पे चार्ज क्या हो गया पता नहीं कितना है, एक्स। और इस पॉइंट का नाम मैं क्या ले रहा हूं, ए। तो जैसे ही इसको अर्थिंग करेंगे तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। क्या इससे कांटेक्ट में है अर्थिंग, तो इसमें चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी चार्जेस में कोई चेंज नहीं आएगी, इसकी चार्जेस में चेंज आ जाएगी। मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स। ठीक है। अब बताइए मुझे, इस चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल क्या होता, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि क्यू की जगह में क्या लिखोगे, एक्स। और इसका रेडियस कितना है, आर। प्लस दो चार्ज है, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, पोटेंशियल तो इसका अंदर में होगा ना, कितना होगा, के 3Q/2R। ठीक है, KQ/R दोनों मिला देंगे, पोटेंशियल निकल गया जीरो। चलो बताओ एक्स कितना है, आइए आंसर। पोटेंशियल को जीरो कर देना, इस पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो करना, और इस पॉइंट का पोटेंशियल इस चार्ज के कारण आएगा, इस चार्ज के कारण आएगा। यही कॉन्सेप्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने इसको अर्थिंग नहीं किया है, हमने अंदर वाले को अर्थिंग किया है। सॉल्व कर दो, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, KX/R, K3Q/2R। तो ये कट जाएगा, R कट गया, K कट गया, तो एक्स कितना आया, एक्स आएगा तुम्हारा -3Q/2। यही होगा आंसर। ठीक है। जैसे ही हम अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग करने के कारण उसमें चार्ज हमको पता नहीं है कितना होता है, तो हमने क्या लिख दिया, एक्स। ठीक। उस एक्स के कारण यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू, क्यू के जगह में ये है इसका रेडियस। उस पॉइंट पे पोटेंशियल इसका क्या होगा, KQ/, रेडियस कितना है, अंदर में हर जगह बताए ना भी आपको कि पोटेंशियल जो होता है, यहां जो पोटेंशियल होगा इसके हर पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखे, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये अंदर में एयर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है इनर और आउटर का। सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर का,
ये क्वेश्चन है, लिखिए। बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। देखो इधर देखो, आपने यहां पर चार्ज प्लस क्यू दिया है स्पेस में, इस प्लस के कारण इस सेल में, ध्यान से सुनो, ये वाले सेल में अंदर की तरफ माइनस डेवलप होगा, ये माइनस चार्ज डेवलप हो गया प्लस के कारण, माइनस क्यू। इस माइनस क्यू को बैलेंस करने के लिए इधर क्या जनरेट होगा, प्लस। इस प्लस से अंदर क्या होगा, माइनस, फिर इससे क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आप देखना चाहोगे तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं इनर के लिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज, कौन सा चार्ज लोगे, ये अंदर वाला चार्ज, इस सेल पे चार्ज माइनस क्यू है, माइनस क्यू अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई एरिया। तो बताइए एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई, कौन सा रेडियस लोगे आप, आर स्क्वायर। और आउटर की अगर बात करोगे तो प्लस क्यू डिवाइड बाई, बोलिए 4 पाई, कौन सा आर, कौन सा आर, 2 आर। तो यहां क्या लिखोगे आप, 2 आर का स्क्वायर। बस समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि प्लस क्यू ये आइसोलेटेड चार्ज एयर में है, इस प्लस क्यू के कारण अंदर में क्या डेवलप होगा बताइए, माइनस। तो ये माइनस किसके ऊपर डेवलप हुआ है, बोलिए किसके ऊपर डेवलप हुआ, ये सेल के ऊपर। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इस पे जो जनरेट हुआ चार्ज दैट इज माइनस क्यू, माइनस क्यू अपॉन एरिया, ये अंदर का और ये बाहर का। हो गया आंसर, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, अंदर में माइनस क्यू, बाहर में करें नेक्स्ट। इसको बनाओ। अगर आप, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, ये पूरा क्या है, सॉलिड है, ऐसा बन गया। ठीक है ना, अब इसमें हमने चार्ज प्लस क्यू दिया, 5 क्यू, अंदर में प्लस क्यू है। तो अभी बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट लिख सकता हूं, जो चार्ज मैंने दिया है +5 क्यू, ये कहां आ जाएगा, +5 क्यू बाहर आ गया, अंदर में प्लस क्यू है, तो इसके कारण बताइए प्लस क्यू, तो यहां क्या बनेगा, माइनस क्यू, बाहर में प्लस क्यू, अंदर में माइनस क्यू, बाहर में प्लस क्यू, और पहले से ये चार्ज कहां आ जाएगा, बाहर। तो ये कितना हो गया, 5 क्यू। तो टोटल चार्ज बाहर में कितना हो जाएगा, 5 क्यू हो गया। तो यहां से चार्ज निकल करके कहां आता है, सरफेस पे। तो सरफेस पे ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, आउटर सरफेस पे आएगा। तो बाहर पे सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q+5Q। इस Q का बाहर आ गया, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू। क्यों ऐसा माइनस क्यू हम लेते हैं, क्योंकि अगर आप गॉसियन सरफेस यहां बनाओगे, देखो, तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आप यहां लिखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है क्योंकि आप गॉस लॉ जानते हो ना, E.ds क्या होता है, E.ds इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगा, ये चीज जीरो तभी होगा जब अंदर का चार्ज नेट कितना होगा, जीरो। तो इस कंडक्टर के अंदर, शेल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये बनो, हाँ ये देखो सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, इसको हमने 2Q चार्ज दिया, इसको हमने 7Q चार्ज दिया। बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चार्ज कितना आएगा बाहर में। देखिए ये आपका Q है, ये तो एयर में है, इस प्लस Q के कारण यहां क्या आया, माइनस Q। इसके बाहर क्या आएगा, प्लस Q। और इसमें हमने दिया कितना है, तो टोटल कितना हो गया, इस 3Q के कारण अंदर में क्या हो गया, तो इसके कारण बाहर क्या हो गया, प्लस 3Q माइनस क्या हो गया, प्लस 3Q। और हमने इसको दिया कितना है, तो बाहर में कितना Q आ गया, 10Q हो गया। अगर इसका रेडियस 2R दिया है, इसका रेडियस R दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, इनर बाय आउटर निकाल लो। आउटर बोला जाता है कि अगर अंदर वाला लेना तो अंदर के लिए ये होगा, बाहर के लिए ये होगा, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चार्ज है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट पे हमें इस चार्ज के कारण पोटेंशियल ए पॉइंट पे निकालना है। सब कुछ है तुम्हारे सामने। और यहां पर अंदर में चार्ज दे दिया है क्यू, और अंदर में क्या है, सॉलिड है। क्वेश्चन समझे, ये अंदर में क्या है, सॉलिड है। बना के दिखाओ, अंदर में क्या है, एयर है। चलो चार चीज निकाल के दिखाओ। ए पॉइंट, ये पॉइंट ओ है, पोटेंशियल ए और बी पॉइंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी पॉइंट का, शेल है यह। और आपने चार्ज कितना दिया है, 4Q। चार्ज इसके अंदर दिया, सॉलिड के अंदर। आ जाओ, मान जाएंगे तुम लोग पढ़े हो अगर बना दिए तो। इन जगह पे निकालना है, ए पॉइंट बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सॉलिड है और अंदर में एयर है। चलो मैं बता दूं, देखो क्वेश्चन समझ में आया ना। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे। तो बताओ ये चार्ज है, पहले तो ये बताओ कि जो चार्ज मैंने दिया है वो चार्ज कहां जाएगा, क्या ये अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, बाहर आ जाएगा। हमने इसको दिया अंदर, सॉलिड था ये, तो ये बाहर कितना आ गया, 4Q। अंदर से भाग करके बाहर आ गया, बाहर आ गया। ठीक, ये प्लस क्यू है तो इसके ऊपर क्या डेवलप होगा, इधर माइनस क्यू। बाहर क्या हो गया, प्लस क्यू, माइनस क्यू, और बाहर क्या आ गया, प्लस क्यू। तो टोटल चार्ज इसमें कितना हो गया, बोलिए टोटल चार्ज कितना हो गया, 5Q। बन तो गया। चलो ए पॉइंट पे बात करेंगे तो इसका पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज है, इधर देखो ये पॉइंट चार्ज है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, बोलो के
के प्लस है ना, ये पॉइंट चार्ज है, प्लस के क्यू बाई ये डिस्टेंस ओ से ए प्लस, चलो बताओ शेल के कारण, इधर देखो शेल, ये शेल है, शेल के कारण पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता अभी बताए थे, क्या लिखोगे बताओ, के क्यू, कौन सा आर लोगे, ये वाला रेडियस, इसका रेडियस कितना है R1 प्लस ये वाला भी एक शेल है, इस पे चार्ज कितना है 5Q, तो क्या लिखोगे के 5Q डिवाइड बाई यहां से लेकर के यहां तक का रेडियस दैट इज R2, हो गया। चलो बी पॉइंट का बात करते हैं, बी पॉइंट का, तो बोलो के कौन सा चार्ज लोगे, ये पॉइंट चार्ज, तीन है ना यहाँ पर, चार्ज है शेल, तीन लोग है, चार्ज है शेल है शेल है, तीनों के कारण पोटेंशियल होगा, तो क्या लिखोगे के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ओ बी प्लस के, बताओ क्यू अपॉन, अब ये डिस्टेंस हम यहीं से लेंगे क्योंकि यहां से डिस्टेंस नहीं लेते हैं, किसी भी सेल का जो डिस्टेंस लेते हैं वो उसके सेंटर से लेते हैं, तो क्या लिखेंगे ओबी प्लस के 5Q, इसका भी डिस्टेंस सेंटर से लेंगे ओबी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ए पॉइंट का, तो बताओ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी शेल के अंदर, कैविटी के अंदर जीरो, ये कैविटी है ना, एयर है, कुछ नहीं है, इसके यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो। बी पॉइंट पे बताओ के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ओ से बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के शेल पे क्या डिस्चार्ज है क्यू डिवाइड बाय ओ बी का स्क्वायर प्लस के 5Q ओ बी का स्क्वायर, हो गया, लिख लो इसको। हाँ ए पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, किसका नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर तो होगा ना, इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा, जीरो प्लस के क्यू बाई, बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से लेकर के ए, ओ ए का स्क्वायर। क्या समझ में आया ये बात, यहां देखो ये चार्ज तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होगा, किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन उस सेल के अंदर एक चार्ज है तो वो तो अपना चारों तरफ फील्ड बनाएगा ही ना, तो इसका जो फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा के क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है ओ ए, तो यहां पर शेल के कारण जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात सुनो, जैसे ये शेल है तो इसके अंदर जो पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे, इस पे चार्ज क्यू है और रेडियस इसका आर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते हैं जीरो, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल कितना होता है के क्यू बाई आर होता है, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो ऐसा, ठीक है ना, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चार्ज तो है ना, चार्ज तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही ना, तो चार्ज का, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है ओ से ए का स्क्वायर, ओ इज द सेंटर, हाँ हाँ, इधर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां सॉलिड रहता है उधर नहीं होता है, लेकिन यहां पर अगर सॉलिड नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, यहां सॉलिड नहीं है लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, नहीं है भाई, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण है, लेकिन जहां सॉलिड दिखा वहां तो एकदम 100% इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो। क्यों जीरो होता है, क्योंकि जब आपने रखा था उसको मैंने दिखाया था डायग्राम कि सॉलिड को अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो अंदर फ्री चार्जेस जो होती है
देख लो, मैंने दिखाया था, बनाया भी था डायग्राम। जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसके अंदर फ्री चार्जेस तो है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके नेगेटिव इधर आएंगे, पॉजिटिव इधर आएंगे। तो प्लस से माइनस की तरफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी देर में दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इफेक्ट जीरो। इसलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। कंडक्टिंग शीट का क्वेश्चन, दो शीट है ऐसे, ठीक है। शीट कैसा है? ऐसा दिखाना एक पेपर, एक और देना कॉपी, शीट दे दो, दो पेज दे दो ऐसा। ये देखो, ये दोनों शीट है ऐसा, ठीक है। इसको हमने चार्ज कितना दिया? क्यू। इसको हमने चार्ज कितना दिया? 5Q। तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसका ट्रिक है, बता देता हूं। दोनों को ऐड करो, कितना होगा दोनों को ऐड करेंगे तो? फिर इसको हाफ कर दो, हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 3Q। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, जो ऐसा है इस तरह से प्लेट बना देना, फिर से इस साइड क्या लिख देना? 3Q, और इस साइड क्या लिख देना? 3Q। बाहर की तरफ 3Q, इसके बाहर की तरफ 3Q। तो बताओ, लेकिन इस पे चार्ज कितना दिए थे? Q। तो कितना माइनस करना होगा? इधर कितना माइनस करना होगा? 2Q। और इधर भी 3Q है, तो यहां पर कितना माइनस करना होगा? इसमें क्या करना होगा? इधर 5Q है, तो इधर क्या करना होगा? +Q। तो इसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं ऐसे करके बना देता हूं, तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या बनाया हूं। एक साइड क्या बना? 3Q। एक साइड क्या बना? -2Q। एक साइड क्या बना? 3Q। और एक साइड क्या बना? 2Q। हो गया आंसर। कहने का मतलब कि दो शीट थी, ऐसे करके हमने इसको चार्ज कितना दिया? 5Q। और इसको चार्ज कितना दिया? Q। तो दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, एक आधा 3 3। तो इधर 3, इधर 3, अंदर में 3 नहीं होगा, अंदर में 3 नहीं होगा, अंदर में कितना होगा? 5 था, 3 चला गया, बचा कितना? 2। टोटल मिला करके 5 है ना चार्ज। तो इधर तुम्हारा 3 हो गया, तो इधर कितने होंगे? 2। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। तो इसका मैंने ऐसे ऐसे करके बना दिया, ये एक्चुअली में ऐसा है, ये ऐसा है। इस साइड बनेगा +2Q, इस साइड बनेगा -2Q, इस साइड बना 3, इस साइड बना 3। इसका कोई थ्योरम नहीं है, इसको प्रूव किया जा सकता है, पर हम लोग इसको ट्रिक से ही बनाएंगे। ये बना के दिखाओ। मैं ऐसे ऐसे लाइन बना देता हूं, बोलो। ऐसे बना दिया। तो इस प्लेट का एक साइड कितना आएगा बताइए? 5Q। और इसका भी इधर बाहर की तरफ क्या आएगा? 5Q। पर ये था कितना? 7, तो यहाँ 2Q की कमी है, और यहां पर 3 था, तो -2Q हो गया। ठीक है। तो ये शीट इनफाइनाइट शीट है, दोनों साइड अलग अलग चार्ज है, ठीक है ना। σ/2 जो था, वो गॉस थ्योरम एक साइड शीट का हम लोग निकालते थे, एक ही टाइप का चार्ज। ये जो है प्लेट में एक लेयर चार्ज का इधर है, एक लेयर चार्ज का इधर है, चार्ज के लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ चार्ज, चार्ज के लेयर्स। इधर लेयर जो है -2Q का है, इधर जो लेयर है 5Q का है। हो गया आंसर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो 3 वाला आ जाए तो ये बनाओ, करो इसको।
बोलो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीनों को ऐड कर दो, 14। 14 क्यों होगा ना, इसका आधा करो, इसका हाफ करने से हो जाएगा 7 क्यों, तो इस साइड बनेगा कितना, +7 क्यों। अब जरा सोचो, यहां 3 क्यों चाहिए हमको, तो 7 में से कितना माइनस करना होगा, -4 क्यों। ठीक, -4 क्यों, तो इधर क्या हो जाएगा, अच्छा इधर देखो 7 क्यों है, तो इसमें 6 क्यों करना है, तो माइनस क्यों। अब इधर माइनस, इधर क्या करना होगा, प्लस क्यों, इधर माइनस, इधर क्या करना होगा, प्लस क्यों। देख लो, दोनों मिला करके 5 क्यों हो गया, दोनों मिला करके कितने हो गए, 5 क्यों, दोनों मिला करके कितने हो गए, 6 क्यों, दोनों मिला करके कितने, 7 3 क्यों। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। ठीक है ना। चले आगे पढ़े। क्या सीखे हम लोग अर्थिंग वाले कॉन्सेप्ट में, क्या जीरो करना है, पोटेंशियल। चार्ज हमको पता नहीं है, चार्ज क्या मान लेंगे, एक्स, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर देना, जीरो। उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए सेल का देख लेना, बाहर वाला देख लेना, सरफेस वाला देख लेना, अंदर में जो वही पोटेंशियल, देखो बात सिंपल है भाई, किसी भी, यहां पर पोटेंशियल 10 है, सेल है, तो अंदर भी कितना होगा, 10, यहां भी कितना होगा, 10, हर जगह कितना होगा, 10। स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स का डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन। ये कौन सा प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कितना होता है, कैपेसिटेंस आप लोग पढ़े थे शायद, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये होता है, डिराइव नहीं करवाएंगे, बस याद रखना। अगर कोई मीडियम भर देंगे, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर वाटर कुछ भी, जरूरी नहीं है, कोई मीडियम भर देंगे तो के टाइम्स बढ़ जाता है, यहाँ के क्या होता है, बोलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देंगे, अगर इसके अंदर कुछ ऐसा चीज भर दिए है जो एक स्लैब की तरह है, तो बस वही, यहां पर हम कुछ भी भर सकते थे, पानी, केरोसिन, कुछ भी, और यहां पर स्लैब भर दिए तो उसका के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका बताओ, यहां देखो आधा अलग स्लैब भरे हैं और आधा अलग है, तो इसका बताओ कि टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो ये समझ लो, ये सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में, तो इसका जो नया सर्किट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो पहला वाले का होगा C1, दूसरे वाले का होगा C2। बताओ C1 क्या होगा, इसका प्लेट का एरिया A है, इसका भी प्लेट का एरिया क्या है, A है। तुमको समझ में आ रहा है, ये ऐसा है, देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसा, ठीक, इसके बीच में इसको भर दिए, तो एरिया तो चेंज नहीं हुआ ना, एरिया जो इसका है, इसका एरिया है, और बीच में भी वही एरिया इंसर्ट के, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा, सीरीज कनेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज कनेक्शन। तो बताओ C1 क्या होगा, बोलो, A1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, C2 कितना होगा, K2 A एप्सिलॉन नॉट, और C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में आपने पढ़ा है, डायरेक्ट याद रखिए, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यह होता है C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये आपके लिए बस इतना ही लिख कर छोड़ दीजिए, घर पे करना उसे, ठीक है। ये देखो, ये बना करके दिखाओ, यहां L/3 लिखा हूं, ये L/2 लिखा हूं, ये L/6 लिखा हूं।
स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर है। तीन लेयर में भरे हुए, तो इसका नेट कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? ये पैरेलल में तो है ही। हाँ, L/2, L/3, L/6। बताओ आंसर बताओ। C1 हो जाएगा, A1। देखो एरिया की जगह में क्या लिखोगे? A/3। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? L/3 अंदर है, मतलब ऐसा समझो। देखो तुम इसको पकड़ो ऐसे, इधर देखो। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, इसकी लेंथ जो है L है और इधर लेंथ भी L है। स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर है। कैसा है? स्क्वायर प्लेट। तो अगर पूरा एरिया हमको निकालना है तो L इंटू एल करते, पर L/3 तक कुछ और है, L/2 तक कुछ और है, L/6 तक कुछ और है। तो ये चीज तो सबके लिए कॉमन है ना, ये डेप्थ, ये डेप्थ, ये डेप्थ। तो इससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना एरिया निकल जाएगा, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया। ठीक है, तो आप एल एल मल्टीप्लाई कर सकते थे, डेप्थ इंटू लेंथ, डेप्थ इंटू लेंथ, डेप्थ इंटू लेंथ। तो एल इंटू एल क्या होता है? एरिया। एल इंटू एल क्या होता है? एरिया। तो अगर आप चाहो तो यहां पर ऐसा भी कर सकते थे, एरिया वन निकाल लो। एरिया वन क्या होगा? डेप्थ इंटू लेंथ। एरिया टू डेप्थ इंटू लेंथ। एरिया थ्री। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? L²/3। और L² इज व्हाट? अगर स्क्वायर प्लेट एरिया है, साइड इसका L है, तो आप तो जानते हो ना कि इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर होगा, यही जानते हो स्क्वायर का। ये A/3 हो गया, A/2, और ये हो जाएगा क्या? A/6। अब कुछ नहीं करना है, तीन कैपेसिटर बना दो ऐसे, ये तीनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में। इधर लिख दो C1, C2, C3। C टोटल क्या हो जाएगा पैरेलल में? पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, C1 कितना होगा बताइए? K1, बोलिए। K1 K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या डी चेंज हुआ है? नहीं, डी इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? डी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है। तो आप यहां क्या लिखेंगे? डी। वैसे C2 क्या लिखोगे आप? K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई K2 कितना है? 2। और C3 हो जाएगा K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई क्या? 6। अब इसको सॉल्व करना तो आप कर सकते हो, इसको x मान सकते हो। किस क्या चीज कॉमन है तीनों में? देखो तो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। उसको x मान लो, उसके टर्म में बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? आ गया? चलो थोड़ा अच्छा हार्ड क्वेश्चन करते, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा करके दिखाओ तो, अच्छा क्वेश्चन करो। वाटर लेवल इज राइजिंग अप विथ कांस्टेंट रेट v, फाइंड कैपेसिटेंस एज फंक्शन ऑफ टाइम। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में पानी भरा जा रहा है। ठीक है, तो टी टाइम के बाद मान लो इसमें पानी भरना चालू किए कैपेसिटर के बीच में, इधर देखो, तो पानी इतना तक भरे मान लो टी टाइम में, यहां से लेकर के यहां तक जो आपका पानी जो भरा है वो टी टाइम में
v स्पीड से भरे तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहां पर कुछ नहीं भरा हुआ है तो यहां पर क्या है, एयर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया बताइए, ऊपर में एयर है और नीचे में क्या है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, पानी। अगर तुम ये बना पा रहे हो, देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं आसान है, बन तो गया। ये डिस्टेंस इतना है टी इंटू वी। मान लो ये पूरा लेंथ एल था, पूरा लेंथ कितना था एल, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, ये डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया टी इंटू वी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलिए। पूरा एल था लेंथ, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर है, बताइए ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल, पूरा एल था। अरे देखो थोड़ा दिमाग तो लगाओ, दिमाग पे जोर दो। ये डिस्टेंस आपका पानी भर रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टी टाइम में इतना पानी भर गया, मान लो हमको पता नहीं है टी टाइम में, तो ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा, पूरा एल था, एल में से इतना खत्म हो गया, बचा कितना, एल माइनस टीवी। तो बताओ, तो इसका नाम मैं A1 मान रहा हूं, इसका नाम A2 मान रहा हूं, कौन बताएगा A1 A2 क्या होगा, बताओ। स्क्वायर प्लेट है, कैपेसिटर स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड एल है, स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर जिसका साइड क्या है, जिसका साइड क्या है एल। स्क्वायर हो जाएगा, डेप्थ इंटू, बताया ना अभी तुमको ये वाला चीज, इधर देखो ये चीज अभी बताया था ना कि ये डेप्थ इंटू ये लेंथ, ये डेप्थ इंटू ये लेंथ, तो एरिया 1 हो जाएगा हमारा टी एल माइनस टीवी इंटू एल, और ये वाला हो जाएगा आपका टीवी इंटू एल। अब क्या है, ये टाइम पास क्वेश्चन है, बताओ एयर में क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई K1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कितना होता है 1, याद रखना एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कितना होता है 1, तो यहां 1 हो गया, डिवाइड बाय डिस्टेंस t है। वैसे ही C2 निकाल दो, C2 क्या होगा बोलो। अच्छा, एरिया के जगह में क्या लिखोगे A1, और यहां एरिया के जगह में क्या लिखोगे A2, A2 एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाई डी। अब दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, सी टोटल T1 प्लस T2। बस इसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, A1 A2 की जगह हम पुट कर देना, तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। टाइम का फंक्शन है, देखो उसमें भी टाइम इसमें भी टाइम है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कितना टाइम पे कितना होगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। पानी जो भर रहा है वो टाइम का फंक्शन है ना, 5 मिनट में जितना पानी भरेगा 10 मिनट में उतना ही पानी भरेगा, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसको पुट कर दो, आंसर आ गया। जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। क्या क्या पढ़े आज, अर्थिंग, पोटेंशियल जीरो, सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, कंडक्टर का सरफेस कैसा होता है, इक्वी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नॉर्मल इंटर करती है, नॉर्मल बाहर करती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस करके जीरो हो जाते हैं। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें शीट में कैसा होता है, आधा आधा डिवाइड करके अंदर में बैलेंस कर देना, जो चार्ज हम अंदर देते हैं वही चार्ज बाहर चले जाती है, जहां पर मटेरियल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। ऐसे, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये इतना ही लिख कर छोड़ दो, ये तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके जगह में पुट कर देना, इसके जगह पुट कर देना, टोटल कर देना, आगे आंसर। ये क्वेश्चन बनाओ, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना कि अगर आप, सुनिए सुनिए, अगर आप कैपेसिटर के बीच में
ध्यान से सुनो, ये आता है क्वेश्चन डायरेक्ट। अगर कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस का बीच में रखते हो तो उसके कारण जो कैपेसिटेंस होता था, डिराइव करके आया था, 12th क्लास में आता भी था ये डेरिवेशन। अभी आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, उतना कहां कर पाओगे। ये फॉर्मूला याद करो जल्दी से। तो आप इसको कहीं भी रखो, इसको आप इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कहीं भी रखो, थिकनेस तो वही रहने वाला है, तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं करती है। ठीक है, फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से। इसके बीच का जो दूरी है वो कितना लेना है, डी। कहने का मतलब जैसे ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट, इसके बीच में आपने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ये है मान लो डाइलेक्ट्रिक, ये हमारा दो प्लेट है कैपेसिटर का, और इसमें हमने इसके बीच में क्या रख दिया, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ही, तो आप इसको बीच में रखो, चाहे इधर रखो, चाहे इधर रखो, चाहे इधर रखो, कहीं भी रखो, कैपेसिटेंस चेंज नहीं करता है, इसकी थिकनेस तो फिक्स रहने वाली है। ठीक है, और प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी सेम रहने वाला है। आप इसको आगे पीछे करने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें ये क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसमें ये चीज ट्रैप है, इसका कोई काम नहीं है, ये वाला नो यूज। एक बार ट्राई करो तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ, ये नीट में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है। सॉल्व करके दिखाओ। बताओ आंसर। थिकनेस कितना दिया है, D/4। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हम कैपेसिटर में, ध्यान से सुनो, अगर हम इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, उसकी थिकनेस अगर T है और कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर D है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो, ये D और इसकी जो थिकनेस है वो T है, तो इसका आपको कैसे भी करके ये फॉर्मूला याद करना ही है। वहां जाके कहां डिराइव कर पाओगे भाई, 2 मिनट मिलता है बनाने का, फॉर्मूला तो याद ही करना है ना, वहां जाके डिराइव थोड़ी करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो अभी देखिए आप, हाँ, सही है। अभी देखते हैं इसको ना, पहले यहीं पर सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो, A/0, डिस्टेंस कितना है, D ही है, थिकनेस देखो कितना है, क्या इसका कोई यूज है, अरे देखो इधर, क्या इसका कोई यूज है क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको कहीं भी रखो, यहां 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 कहीं भी रखो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, आप इस प्लेट को, दो मेटालिक प्लेट है, इसके बीच में आप कहीं भी रखो, आगे पीछे कहीं भी रखो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है और इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो वो दोनों चीज के हिसाब से आंसर बताओ। ये कितना हो जाएगा, 1-1/k कितना होगा, यहीं पर सॉल्व करो इसको, पहले यहीं पर सॉल्व करो, बोलो, A/0 डिवाइड बाई 3-1, 2/3, तो D-D/4 इंटू 2/3, तो D2 ऐसा कट गया, D/6, तो D/6 माइनस करके बताओ जल्दी से, D माइनस D/6 कितना होता है, D माइनस D/6 होता है
क्या 5d/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो यहां पर 5d आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये सब तुम्हारा कैलकुलेशन खुद से तुमको सीखना है। 5d आ गया। ओल्ड में क्या होता, ओल्ड में मतलब कुछ नहीं था, एयर था। तो ओल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो दोनों को डिवाइड कर दो, चलो बताओ, सी न्यू डिवाइड बाई सी ओल्ड, ये कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी यहां भी है, ए एप्सिलॉन नॉट डी यहां भी है, दोनों कट गया, मर गया, बचा 6/5 आंसर। ये क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। ओल्ड मतलब क्या, एयर है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो पूरा डाइलेक्ट्रिक भर देते तो टी की जगह में क्या लिखते, टी की जगह में डी लिखते, बस। तो फॉर्मूला हमारा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के आ जाता। अगर आप यहां डी पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के, ठीक है, करके देख लेना। हाँ के टाइम्स बढ़ेगा ना, के टाइम्स बढ़ जाएगा, इसमें भी तो बढ़ेगा। डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस बढ़ना मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ना। कंडक्टर में चार्ज का लिमिटेशन है, इनफाइनाइट चार्ज किसी कंडक्टर को नहीं दे सकते हो। किसी भी छोटा सा कंडक्टर तुमको दिए, बोले इसको चार्ज कर दो, तो उसमें उसके अंदर चार्ज को लेने की क्षमता है ना। ऐसा थोड़ी कि इनफाइनाइट चार्ज तुम उसको दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। जो चार्ज तुम उसको दे रहे हो तो वो अपने अंदर कैपेसिटी, जितना उसका स्टोरेज है उसी पे डिपेंड करता है। तुम पढ़े ना कि कैपेसिटेंस वोल्टेज चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ज्योमेट्रिकल शेप साइज पे डिपेंड करता है ना। ये बताओ, इसका डायग्राम बना दो बस। K1 K2 K3 K4 आधा आधा भरा हुआ है, मिड पॉइंट है वो, बीच वाला लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है, तो इसका नया डायग्राम बनाओ, क्या हो। कब है तुम लोग का नेक्स्ट एग्जाम, संडे को। कौन सा एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो आरसी सर्किट जो है ना, रजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट, वो हम लोग एसी में पढ़ेंगे। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिया गया आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, तो वो मैं एसी जब कराऊंगा ना तो उसमें एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट उसी समय करा दूंगा, ठीक है। आरसी सर्किट अभी नहीं कराएंगे। चलो बताओ इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखते कौन बनाया, बना के दिखाओ तो इसका डायग्राम। कितने कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, कैसे अरेंज है, अरेंज करके दिखाओ इसका सर्किट डायग्राम। ऐसे अगर बनाएंगे तो सही है कि नहीं, जैसे तुमने बनाया था ये लाइन नहीं बनाया था, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसको ऐसे लाइन से जोड़ दिया, तो दो पैरेलल ऐसे, तो ये सही है कि तुमने जो बनाया था वो सही है, ये पूछ रहा हूँ। इसके दो डायग्राम बनेंगे ना, आप लोग बनाए होंगे, देखिए ऊपर में दो है और नीचे में दो है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने ऐसे ही बनाया होगा कि दो शुरू के दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में और ये आपस में क्या
पैरेलल में। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर मैं ये दो को पहले पैरेलल में कर दूं, ये दोनों पैरेलल में उसका सीरीज, ये दोनों पैरेलल में उसका सीरीज, तो क्या गलत क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? हम अगर ऐसा कर दिए, मान लो हम लाइन बीच से जोड़ देते हैं, तो क्या उससे आंसर जो आएगा और इसको हटा करके जो आंसर आएगा दोनों सेम आएगा? सही आएगा। तो भाई मेरे एक बात बताओ, तुम इसको इसको जोड़ दोगे तो इसका मतलब क्या होता है? किसी वायर से किसी दो वायर को जोड़ना, इसका मतलब पोटेंशियल यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम करना। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये लाइन जो है ये इक्विपोटेंशियल लाइन मैंने लिख दिया है ना, ये पोटेंशियल लाइन थोड़ी है, ये तो सेपरेशन है। तो इसलिए तुम वायर से इसको जोड़ नहीं सकते हो। जोड़ने का मतलब है यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो गया। क्वेश्चन में थोड़ी बोला है कि लाइन इक्विपोटेंशियल है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ऐसे मत जोड़ना, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद तो आप बना ही सकते हो ना। इसमें क्या लिखोगे? C1 C2 C3 C4। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कैसे है? सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ। C1 प्लस C2 जो रजिस्टर में था उसी का अपोजिट है। जो आपने 10th क्लास में रजिस्टर में पढ़ा है उसी का अपोजिट में यहां काम चलेगा। तुम लोग बदमाशी करता है, मस्ती करता है। ठीक है, मतलब मैं तुम लोग को बस यही बोलना चाहूंगा कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जहां तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड को खराब मत होने दो। ठीक है, हमेशा न्यूट्रल होने का कोशिश करो। तुरंत एक्साइटेड मत हो जाओ, तुरंत डिमोटिवेटेड मत हो जाओ, तुरंत खुश मत हो जाओ। ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। यानी कि एग्जाम का पेपर देखे, ये सब प्रैक्टिस है। पेपर 4-5 क्वेश्चन हार्ड आया, देख करके दिमाग खराब हो गया, पता चल रहा कि आने वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ। ये एक दिन के प्रैक्टिस से नहीं होगा, कम से कम 2-3 महीना लगता है। तो ये आप लोग आज से स्टार्ट कर सकते हो, अभी आज 1-2 दिन में स्टेबल रहने का कोशिश करो। क्या हो रहा है चीजों को ऑब्जर्व करो, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। हो गया क्या? बस ये बना के दिखा दो, मैं चला जाऊंगा। इसका के कितना होता है? 1। इसका के, इसका आंसर बताओ। कैपेसिटेंस कितना होगा? सी टोटल। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे कल। हाँ, ये दोनों पैरेलल की सीरीज है। बताओ ये L/3 है तो ये कितना हो जाएगा? टोटल L था तो L माइनस L/3 कितना होता है? ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर है। तो स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर अगर है तो इससे आप एरिया 1 एरिया 2 निकाल सकते हो क्या? तो एरिया क्या होगा? L²। और अगर आप A1 निकालना चाहते हो, A2 निकालना चाहते हो, तो A1 क्या होगा भाई बताओ? A1 क्या होगा? 2L/3 इंटू L। A2 कितना होगा? L/3 इंटू L। दिस इज इक्वल टू 2/3 L²। दिस इज इक्वल टू 2/3 A। दिस इज इक्वल टू A/3। अब क्या है, ये टाइम पास क्वेश्चन है। ये ऐसे बना दो, ये ऐसे बना दो। इधर क्या लिखोगे बताओ? C1, इधर C2। C1 का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A की जगह में 1 लिखोगे और C2 की जगह में A एप्सिलॉन नॉट बाई A की जगह में क्या लिखोगे? इसका एरिया कितना था? तो 2/3 और इसका एरिया कितना है? A/3। हो गया, दोनों पैरेलल में है तो C1 प्लस क्या करोगे? A2। ठीक है, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला याद रखना एनर्जी डेंसिटी का। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर होता है ½ CV²।
और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो बताओ C को क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ QV। और एक फॉर्मूला बन जाएगा ना, V को हटाओगे तो क्या बनेगा? Q/C। तो यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ CV², Q² डिवाइड बाई T²। C कट जाएगा, 3 फॉर्मूला हो गया। बताओ Q इज इक्वल टू CV होता है, चार्ज को बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या होगा? बोलो, चार्ज को बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चार्ज को घटाने से कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? चलो, ठीक है, कल करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें? हाँ, करें ना? ठीक है ना, करंट स्टार्ट करें कल? ठीक।